So far, we have studied Kautilya from Indian political thought, and today we are going to study about Bal Gangadhar Tilak and Mohandas Karamchand Gandhi's conceptions of freedom or Swaraj in particular, and other political ideas as well. Before Gandhi, we are going to talk about Bal Gangadhar Tilak, and as far as Bal Gangadhar Tilak was concerned, he was one of the freedom fighters in India against the Britishers, and his popular name is Lokmanya. तो उसका जो पॉपुलर नेम है वो लोकमन्या है, कभी कभार उसको लोकमन्या तिलक भी बोला जाता है। और कांग्रेस से उसका ताल्लुक था इब्तिदा में, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस 1890 या 1889 से 1991 के दौरान ज्वाइन की थी। और कांग्रेस को बाद में जब बिगिनिंग ऑफ 1900 में दो ग्रुप्स हुए, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स, तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ बाल गंगाधर तिलक का ताल्लुक रहता है। तो he was popularly known as Lokmanya Tilak, and he was from the extremist group of International Congress. और जहां तक उसके कंट्रीब्यूशंस की बात है, उन्होंने डेक्कन सोसाइटी फाउंड की थी 1885 में। इसके अलावा उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में 1881 में फाउंड किया था। और जहां तक उनके राइटिंग्स की बात है बाल गंगाधर तिलक के, तो बहुत सारे, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो या बाकी चीजें हो, फॉर एग्जांपल उसकी एक वेल नोन वर्क है ओरियन, ORION, ओरियन उसकी एक वेल नोन वर्क है, दैट इज स्टडीज इन द एंटिक्विटी ऑफ वेदास। तो ओरियन उसकी एक फेमस बुक है, स्टडीज इन द एंटिक्विटी ऑफ वेदास। इसके अलावा वो एडिटर रहा है मराठी का, जो मराठी इंग्लिश में था। इसके अलावा केसरी का भी वो एडिटर रहा जो मराठी में था। तो मराठी का वो एडिटर रहा जो इंग्लिश लैंग्वेज में था, यानी मराठा एडिटर, ही वाज एडिटर ऑफ मराठा जो इंग्लिश लैंग्वेज में था। इसके अलावा ही वाज एडिटर ऑफ केसरी जो मराठी लैंग्वेज में था, और ये दोनों उन्होंने 1881 में स्टार्ट किए थे। और जहां तक बाल गंगाधर तिलक पे इम्पैक्ट, इम्प्रेशन रहने की बात है, उसको किन पर्सनैलिटी से उस पर असरअंदाज हुए, वो उस पर किसका इम्पैक्ट रहा, तो उसमें जो आते हैं, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय आगरकर, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रानाडे, एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दादाभाई नौरोजी। तो नौरोजी, रानाडे एंड आगरकर की वजह से वो इन्फ्लुएंस हुआ। दीज वर द थ्री पर्सन्स थ्रू विच बाल गंगाधर तिलक गॉट इन्फ्लुएंस्ड। एंड एज फार एज बाल गंगाधर तिलक की बात है, आगे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है कि मैस मोबिलाइजेशन कैसे होती है, तो मैस मोबिलाइजेशन के लिए उन्होंने फेस्टिवल्स का नाम लिया है। तो फेस्टिवल जहां तक बात है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था गणपति फेस्टिवल 1893 में। इसके अलावा शिवाजी फेस्टिवल 1895 में उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो फेस्टिवल्स होते हैं इनकी वजह से जो मैस मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपल होती है, तो उन्होंने ये फेस्टिवल स्टार्ट किए थे। और जहां तक बाल गंगाधर तिलक की बात है, उसका जो हमने स्वराज पढ़ना है, तो स्वराज का मतलब है अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक दैट इज सेल्फ रूल। We can call it a national independence as well, and we can call it role of Indian people as well. और जहां तक स्वराज की बात है, इसमें चाहे सेल्फ रूल हो, नेशनल इंडिपेंडेंस हो, रूल ऑफ इंडियन पीपल हो, या उनका कंट्रीब्यूशन रहा हो, बट द अल्टीमेट एम विल बी इक्वालिटी, अल्टीमेट एम विल बी इक्वालिटी। और जहां तक फ्रीडम की बात है, जो बाल गंगाधर तिलक के मुताबिक एक फ्रीडम है, दैट इज मॉरल इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमंस, वो इंसानों का एक मॉरल इंस्टिंक्ट रहता है। हेंस अटेनिंग स्वराज इज Hence, attaining Swaraj is Swadharma. So, according to Tilak, attaining Swaraj is Swadharma, SWA, Swa, DHARM, Dharm. Swa means self and Dharm means duty. So, it is self-duty. Attaining Swaraj, attaining freedom, it is self-duty. And as far as the Swaraj conception is concerned, जहां तक उसके स्वराज की बात है, स्वराज जो ही आप अटेन करते हो, जब कोई कम्युनिटी, जब कोई सोसाइटी या स्टेट या नेशन लिबरेट होते हैं इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस से, कॉलोनियल फोर्सेस से, तो वो अटेन करते हैं। अगर वो फुली स्वराज अटेन करते हैं, दैट मीन्स देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ नेशनल एजुकेशन टू बी ग्लोरिफाइड, सोशल रिफॉर्मेशन विल टेक प्लेस, पॉलिटिकल फ्रीडम विल बी देयर, एंड सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस विल टेक प्लेस। सो दिस इज ऑल बिकॉज देयर विल बी फ्रीडम, बिकॉज देयर विल बी फ्रीडम। एंड एज फार एज हिज कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने बता दिया, उन्होंने कुछ स्टार्ट किए थे मराठी लैंग्वेज में केसरी, या इंग्लिश लैंग्वेज में मराठा, या उन्होंने ओरियन लिखी है, या इसके अलावा आर्कटिक होम ऑफ वेदास, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, और इसके अलावा गीता रशिया भी कंट्रीब्यूशन रहा है बाल गंगाधर तिलक का।
और जहाँ तक पॉलिटिकल आइडियाज जो तिलक के रहे हैं, फॉर एग्जांपल तिलक की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी रही है दैट वाज रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशन, बट ही डिड नॉट रिजेक्ट द वेस्टर्न ट्रेडिशन फुल्ली। उसकी जो फिलॉसफी रही है वो सर्कुलेट उन्होंने किया है, सराउंड किया है अराउंड इंडियन ट्रेडिशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे वेस्टर्न ट्रेडिशन को डिनाई किया या रिजेक्ट किया, नो। he was inspired, उसको वो इंस्पायर हुए हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे एंशियंट इंडियन स्पिरिचुअल या फिलोसफिकल वर्क से वो इंस्पायर हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने इम्पार्ट किया जो ये स्पिरिचुअल कनोटेशंस है, उन्होंने ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्शंस इम्पार्ट किए अपने स्वराज में। और जहां तक बात है इन हिज व्यू, जो हम स्वराज कहते हैं, स्वराज वाज मोर देन अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू तिलक स्वराज जो था इट वाज मोर देन इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, एंड स्वराज वाज मोर देन लॉ एंड ऑर्डर। एक तो ये मोर देन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था, दूसरा अकॉर्डिंग टू तिलक इट वाज मोर देन लॉ एंड ऑर्डर, और इसमें उन्होंने स्पिरिचुअल कनोटेशंस भी इनकलकेट किए थे। सो अकॉर्डिंग टू हिम ये जो स्वराज था, अगर ये मोर देन पॉलिटिकल इकोनॉमिक कनोटेशन थे या अगर ये मोर देन लॉ एंड ऑर्डर था, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज फुल सेल्फ गवर्नमेंट। दैट इज इसमें पॉलिटिकल भी आता है, इसमें सोशल भी आता है, इसमें इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल भी आता है। तो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल कनोटेशंस उसके स्वराज में आते हैं। दस स्वराज वाज समथिंग मोर देन होम रूल। तो होम रूल से ज्यादा ये स्वराज सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से कुछ और है, उनसे बढ़कर है ये स्वराज, लॉ एंड ऑर्डर से बढ़कर है ये स्वराज, तो होम रूल से बढ़कर है ये स्वराज अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक। होम रूल सिंपली इंडिकेटेड, जो होम रूल की बात है, दैट सिंपली इंडिकेटेड अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्फ रूल विदाउट सर्विंग ब्रिटिश कनेक्शन। तो दैट इज होम रूल, दैट इज होम रूल, अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्फ रूल विदाउट ब्रिटिश कनेक्शन। उसमें आप होम रूल में सेल्फ रूल करते हो, उसमें कोई ब्रिटिश इंटरफेरेंस या ब्रिटिश कनेक्शन नहीं होता है। बियॉन्ड दिस, according to Tilak, Swaraj also implied enlightened self-control of the individuals. Enlightened self-control of the individuals. उसमें आपके enlightened self-control रहता है individuals का. That means as per the rights, along with the rights, besides having rights, they will be having the duties as well. Thus, individuals will be having the duties as well. And for the realization of Swaraj को realization करने के लिए Tilak accepted the suitability of Western liberal institutions. तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो अपनी फिलॉसफी दी है, दैट इज रूटेड इन डीप इंडियन ट्रेडिशंस, बट दैट डजंट मीन ही टोटली डिनाइड, disagreed with Western traditions. To some extent, he has accepted Western principles to a great extent as well. For example, as far as the realization for the Swaraj is concerned, he accepted the suitability of Western liberal institutions and concepts. तो वो कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो वेस्टर्न वर्ल्ड से आए, जिनको तिलक इंस्पायर होके उनको एक्सेप्ट कर गया वो। फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के साथ साथ वहां रूल ऑफ लॉ भी आता है, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इंडिविजुअल डिग्निटी आती है वहां पे, डिग्निटी ऑफ ए पर्सन के साथ साथ बाकी कुछ चीजें भी आती हैं। दस तिलक's पॉलिटिकल फिलॉसफी जो थी दैट रिप्रेजेंटेड एन इंटरेस्टिंग मिक्सचर ऑफ बोथ इंडियन वैल्यू सिस्टम एंड वेस्टर्न ट्रेडिशन एज वेल। तो वेस्टर्न लिबरल इंस्टीट्यूशंस का भी उस पर कुछ असर था, दैट इज वाई उन्होंने ये कुछ प्रिंसिपल्स चूज किए थे। जहां तक स्वराज को रियलाइज करने की बात है, स्वराज विल बी देयर इफ देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, स्वराज विल बी देयर इफ देयर विल बी रूल ऑफ लॉ, एंड स्वराज विल बी देयर इफ देयर विल बी इंडिविजुअल डिसेंसी एज वेल एज देयर विल बी इंडिविजुअल डिग्निटी एज वेल एज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जहां तक तिलक की बात है नेशनलिज्म पे, जब नेशनलिज्म की बात आती है तो अकॉर्डिंग टू तिलक इट सिंपली रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ यूनिटी। इसमें यूनिटी की बात आती है, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सॉलिडेरिटी विद इन द ग्रुप ऑफ द पीपल, विद इन द ग्रुप ऑफ द पीपल। अकॉर्डिंग टू हिम ये जो अ फीलिंग ऑफ वननेस है या सॉलिडेरिटी अमंग पीपल है, इट अराइज मेनली फ्रॉम देयर कॉमन हेरिटेज। तो नेशनलिज्म से उनका जो मकसद था दैट इज रेफरिंग टू अ फीलिंग of unity, oneness, commonness, solidarity, belonging to a group of people. और ये जो ग्रुप है इनके बीच यूनिटी है, इनका कुछ कॉमन है, आपस में कुछ कॉमन है। ये अलग बात है उनके कम्युनिटीज या फेथ जो है वो डिफरेंट होंगे, बट उनके बीच कुछ ऐसा कॉमन है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ यूनाइट है, एक दूसरे के साथ वो इंटेग्रेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू तिलक a feeling of oneness and solidarity among the people, ये जो feeling of oneness या solidarity among people होती है, it arises mainly from their common heritage, common heritage होता है, and that is the vital force of nationalism.
तो ये जो लोगों के बीच नेशनलिज्म में आप कहते हो कि यूनिटी है, कॉमननेस है, सॉलिडरिटी विद द ग्रुप ऑफ पीपल है, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉमन कल्चर, कॉमन हेरिटेज। कॉमन कुछ होता है हमारे बीच, एटलीस्ट हमारे बीच कॉमन हेरिटेज है, एंड दैट इज द वाइटल फोर्स ऑफ नेशनलिज्म, दैट इज द वाइटल फोर्स ऑफ नेशनलिज्म। और जहां तक तिलक की बात है, जैसे मैंने बता दिया, ही रिकॉग्नाइज ट्रिमेंडस symbolic significance of these historical as well as रीजनल फेस्टिवल्स। चाहे वो स्लोगन्स की बात हो, फ्लैग्स की बात हो, या फेस्टिवल्स की बात हो, इन अराउजिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इनका बड़ा अहम किरदार रहा है। तिलक ने ये ग्लोरीफाई किया है कि ये जो स्लोगन्स होते हैं, ये फ्लैग्स होते हैं, या रिलीजियस या हिस्टोरिकल फेस्टिवल्स होते हैं, ये स्पिरिट ऑफ जो नेशनलिज्म है उसको ये ज्यादा डीप करते हैं, इसको ये ज्यादा अराइज करते हैं। तिलक मेड वेरी इफेक्टिव यूज ऑफ सच सिंबल्स। जैसे मैंने बता दिया, चाहे वो शिवाजी फेस्टिवल हो या गणपति फेस्टिवल हो, ग्लोरीफाई किया तिलक ने, क्योंकि उसका मानना था ये that mass mobilization जो होती है, that is possible only through these very things. Thus he propagated the use of these very symbols in the form of Ganpati as well as Shivaji festivals, जिनकी वजह से mass mobilization होती थी। और जहां तक तिलक की बात है, तिलक को मैंने बता दिया आपको, एज फार एज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज कंसर्न्ड, बिगिनिंग में वो उन्होंने ज्वाइन किया 1890s के दौरान, लेकिन जो सूरत स्प्लिट हुआ था इंटरनेशनल कांग्रेस का ड्यूरिंग 1907, दो ग्रुप्स बने थे। एक ग्रुप वो था जो बातचीत में यकीन रखते थे, नेगोशिएशंस में यकीन रखते थे, पीसफुल मीन्स में यकीन रखते थे, वो मॉडरेट्स थे। और दूसरा ग्रुप वो था जिसमें लाल, बाल और पाल आते थे। लाल, बाल और पाल, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये वो ग्रुप था जिनको बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप है कांग्रेस का। और ये वो ग्रुप था जो बिलीव करते थे ओवरथ्रोइंग द सिस्टम बाय वायलेंस। वो नेगोशिएशन या पीसफुल मीन्स में बिलीव करने वाले नहीं थे। और जहां तक तिलक का कंट्रीब्यूशन रहता है इंटरनेशनल मूवमेंट में जो तिलक का कंट्रीब्यूशन रहता है, फॉर एग्जांपल ही लेड द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, उन्होंने राइट ट्रैक पे इंटरनेशनल मूवमेंट को चलाया है। एंड इनवाइगोरेटेड स्ट्रेंथ, उन्होंने इसमें स्ट्रेंथ भर दी, ताकत इसमें भर दिया बाय पॉपुलराइजिंग द 4 पॉइंट प्रोग्राम। 4 पॉइंट प्रोग्राम उन्होंने दिया है इसमें। फॉर एग्जांपल जहां तक नेशनल मूवमेंट की बात है, तो इसको मोर स्ट्रेंथ, मोर पावर देने के लिए उन्होंने 4 पॉइंट प्रोग्राम दिया था। एंड एज फार एज दिस 4 पॉइंट प्रोग्राम वाज कंसर्न्ड, उसमें पहली जो बात थी, दैट वाज नेशनल एजुकेशन। सेकंड वाज स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन के बाद स्वदेशी, उसके बाद पैसिव रेजिस्टेंस, और उसके बाद बायकॉट और स्वदेशी वहां सत्याग्रह में भी आते हैं। लेकिन जो पैसिव रेजिस्टेंस है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सत्याग्रह। पैसिव रेजिस्टेंस में आप टू सम एक्सटेंट फोर्स यूज करते हो, लेकिन सत्याग्रह में आप फोर्स यूज नहीं करते हो। तो जहां तक बात है, ये 4 पॉइंट प्रोग्राम दिया था नेशनल, जहां तक नेशनल मूवमेंट की बात है, जो 4 पॉइंट प्रोग्राम दिया था जिनमें एक्शंस थे, फॉर एग्जांपल नेशनल एजुकेशन थी, उसमें बायकॉट था, उसमें स्वदेशी थी, और उसमें एक और चीज थी, दैट वाज पैसिव रेजिस्टेंस। तो जहां तक बाल गंगाधर तिलक की बात है, उसके बड़े कंट्रीब्यूशंस रहे हैं। फॉर एग्जांपल ही वाज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, वो बिगिनिंग में रहा है एक्सट्रीमिस्ट लीडर। ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर द रिलीजन एज वेल, लेकिन उन्होंने रिलीजन के लिए सिग्निफिकेंट रोल तो किया एज फार एज नेशनल मूवमेंट इज कंसर्न, लेकिन उसने साथ ही ये भी बता दिया, he opposed its misuse to divide the society। रिलीजन को उसने इंपॉर्टेंट चीज माना, लेकिन उसने इसको अपोजिट किया। अगर ये सोसाइटी में क्या करेगा, अगर ये सोसाइटी में दरार डालता है। तो जहां तक बाल गंगाधर तिलक के कंट्रीब्यूशन की बात है, उन्होंने स्टार्ट किया था जो होम रूल लीग हुई थी 1916 में, वो उन्होंने स्टार्ट की थी। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दूरियां हुई थी, तो उसकी बाद लखनऊ पैक्ट जो हुआ था मुस्लिम लीग और इंटरनेशनल कांग्रेस का, टू यूनाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उसमें भी कंट्रीब्यूशन जो जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। और उससे बड़ा क्रूशल रोल रहा है उस लखनऊ पैक्ट में, जिसमें इंटरनेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक बार फिर से यूनाइट हुए थे। और होम रूल लीग उन्होंने खुद स्टार्ट किया था 1916 में। और जहां तक बाल गंगाधर तिलक की बात है, वैलेंटाइन कायरोल ने बाल गंगाधर तिलक को बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो वैलेंटाइन कायरोल कॉल बाल गंगाधर तिलक एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। मेन वर्क्स तो मैंने बता दिए, चाहे वो आर्कटिक होम ऑफ वेदास हो, गीता रशिया हो, ओरियन हो, या इसके वो जर्नल्स हो जिसमें मराठा और केसरी आते हैं। लेकिन
उसका एक स्लोगन भी है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आई शैल हैव इट। और जहां तक प्री गांधी नेरा की बात है, प्री गांधी नेरा, I mean to say, as it was गांधी जो बाहर से फॉरेन से 1915 में इंडिया आते हैं, तो 1915 तक, दैट इज प्री गांधी एरा, उस एरा में जो मैस लीडर रहा है, पॉपुलर लीडर रहा है लोगों की नजर में, ही वाज बाल गंगाधर तिलक, ही वाज बाल गंगाधर तिलक। और उसकी जो अर्लियर राइटिंग्स थी, चाहे वो मराठा या केसरी की बात थी, उसमें उसका जो मोटो रहा है, दैट वाज आई वुड नेवर प्रेफर डेथ टू डिसऑनर, आई वुड प्रेफर डेथ टू डिसऑनर। तो उसकी जो अर्लियर राइटिंग्स थी, चाहे वो मराठा में थी या केसरी में थी, उसमें यही उसका जो मोटो रहा है, दैट वाज आई वुड प्रेफर डेथ टू डिसऑनर, डिसऑनर मुझे टॉलरेट नहीं होगा, आई वुड प्रेफर डेथ, दैट इज व्हाई ही सेड आई वुड प्रेफर डेथ टू डिसऑनर। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे बाकी कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, जैसे उन्होंने जो मेथड्स यूज किए हैं वो मैंने आपको बता दिए, और उन्होंने ग्लोरीफाई किया कि नेशनल एजुकेशन के साथ साथ स्वदेशी और बाइकआउट के साथ साथ यहाँ पे पैसिव रेजिस्टेंस को भी उन्होंने जिक्र किया था। और उन्होंने काज ऑफ एजुकेशन के लिए अपनी लाइफ दी थी अकॉर्डिंग एज एक और फिलासफर था, एक और लीडर था, नेशनल लीडर था, ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड जी आगरकर, जिससे वो इंस्पायर हुआ था। तो along with his friend G.G. Agarkar, he decided to devote their lives for the cause of education, तो आगरकर के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, we will devote our lives for the cause of education। और जहां तक मास मोबिलाइजेशन की बात है, along with festivals के बगैर जो मास मोबिलाइजेशन के लिए उन्होंने दो तरीके बताए, two mediums for heavy mass mobilization or political mobilization of people, that is newspapers and कल्चरल आइडियोम्स। तो न्यूज़पेपर्स में आते हैं मास कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल एजुकेशन। तो न्यूज़पेपर से एक तो आप मास कम्युनिकेट करते हो, लोगों को ज्यादा तादाद में वो इन्फॉर्म होते हैं, अवेयर होते हैं। दूसरा वो पॉलिटिकली एजुकेट हो जाते हैं। तो वन मीडियम ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन वाज न्यूज़पेपर्स एंड अनदर वाज कल्चरल आइडियोम्स। तो कल्चरल आइडियोम्स से भी क्या होता था, मास मोबिलाइजेशन होती थी। और जहां तक एक पर्सनल व्यू उन्होंने दी थी लोगों के बारे में, जो फॉर एग्जांपल मेल्स होंगे, फॉर एग्जांपल इफ दे विल क्रॉस द एज ऑफ 40 years as far as marriage is concerned, when men will cross age of 40 years, then they should not marry, and if they will marry, they should marry to widows। तो तिलक का ये भी कहना था, men should not marry if they are 40, but if they will marry, then they should marry to widows। और जहां तक डोरी की बात थी, प्रोहिबिशन ऑफ डोरी को इसने हाईलाइट किया था। इसके अलावा जो फीमेल एजुकेशन थी, अलॉन्ग विद रानाडे के साथ साथ 1890 में जो तिलक थे, उन्होंने सपोर्ट किया था फीमेल एजुकेशन को, और उन्होंने मैरिजेबल एज जो थी बॉयज एंड गर्ल्स में, उसको इंक्रीज करना चाहते थे, तो उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया था। और जहां तक एजुकेशन सिस्टम की बात है, फॉर एग्जांपल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने जो करिकुलम बताया था, देयर शुड बी सेपरेट करिकुलम फॉर मेन एंड वुमेन एंड एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न। तो सेपरेट करिकुलम होना चाहिए, डिफरेंट सिलेबस होना चाहिए एज फार एज मेन एंड वुमेन आर कंसर्न। और जो नीड ऑफ द आवर को उन्होंने हाईलाइट किया था कि नीड ऑफ द आवर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वक्त की अहम जरूरत क्या है, दैट इज पॉलिटिकल राइट्स। तो नीड ऑफ द आवर इज अटेनमेंट ऑफ पॉलिटिकल राइट, क्योंकि जब आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, सोशल रिफॉर्म विल फॉलो। तो जब आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, सोशल रिफॉर्म विल फॉलो। ही अपोज्ड वेस्टर्न स्टाइल ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, उन्होंने कुछ वेस्टर्न लिबरल इंस्टीट्यूशनल आइडियाज को सपोर्ट किया था, जिसमें रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आते हैं, लेकिन उन्होंने नीड ऑफ द आवर स्ट्रेस दिया था, जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, दैट इज अटेनमेंट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, सोशल रिफॉर्म विल फॉलो देन। और जहां तक पॉलिटिकल राइट्स की बात है, पॉलिटिकल फ्रीडम पॉलिटिकल राइट्स में छुपी है, पॉलिटिकल फ्रीडम छुपी है। दैट इज व्हाई ही प्रेफर्ड सिक्योरिंग ऑफ पॉलिटिकल राइट्स फर्स्ट, देन सोशल रिफॉर्म विल फॉलो, क्योंकि उनका मानना था जो पॉलिटिकल राइट्स है, पॉलिटिकल फ्रीडम जो है, वो उसी में छुपा हुआ है। और जहां तक डिप्रेस्ड क्लास की बात है, जो डिप्रेस्ड क्लास थे, मिनॉरिटीज या बैकवर्ड्स, उनकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 1918 में, उसको तिलक ने एड्रेस किया था। ही एड्रेस्ड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस
on 25th of March 1918. तो 25th of March 1918 में जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई प्रेसिड क्लास की, उसको एड्रेस किया था बाल गंगाधर तिलक। और उन्होंने मतलब क्या कहा था, भगवान के बारे में उन्होंने कहा था या गॉड के बारे में क्या कहा था, ये उसकी राय थी, उसका कहना था, इफ गॉड वायर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी, इफ गॉड वायर टू, फॉर एग्जाम्पल ये कभी कभार आता है, ये किसके वर्ड्स है, इफ गॉड वायर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल। इफ गॉड वायर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम गॉड एट ऑल। तो उसको माना जाता है, जो तिलक है, प्रोटेगनिस्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, प्रॉफिट ऑफ रिसरेक्शन ऑफ इंडिया एज ए नेशन। व्हाट इज दिस रिसरेक्शन? बहुत सारे आप सीरियल्स या जो भी है प्रोग्राम्स आप देखते होंगे, रिसरेक्शन एटसेट्रा, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं। यहाँ पर जो है, ही इज नोन एज अ प्रॉफिट ऑफ रिसरेक्शन ऑफ इंडिया एज ए नेशन, रिबर्थ, नए सिरे से उभरना, दैट इज रिसरेक्शन, दैट इज रिसरेक्शन। तो कभी कभार तिलक को बोला गया ही वाज ए वेदांतिस्ट। वेदांतिस्ट में वो क्या कहता है, फ्रीडम वाज द सोल ऑफ होम रूल मूवमेंट, फ्रीडम वाज द सोल ऑफ होम रूल मूवमेंट। और जहां तक उसके रियलिस्टिक होने की बात है, बीइंग रियलिस्टिक, ही रिगार्डेड स्वराज नॉट ओनली अ राइट बट धर्मा एज वेल। तो स्वराज का पॉलिटिकली अगर हम माने देखेंगे, ठीक है, स्वराज में स्वधर्म आता है, दैट इज सेल्फ ड्यूटी, लेकिन जहां तक स्वराज या सेल्फ रूल की बात आती है, इसमें आता है ये जो सेल्फ रूल या होम रूल की बात होती है स्वराज में, दैट इज पॉलिटिकली, दैट इज पॉलिटिकली आपका जो सेल्फ रूल है। कोई भी कनेक्शन उसका ब्रिटिशर्स, आउटसाइडर्स के साथ, कैपिटलिस्ट्स या कॉलोनियलिस्ट्स या इंपेरियलिस्ट्स के साथ उसका कोई भी ताल्लुक नहीं होना चाहिए, तब जाके वो पॉलिटिकली होम रूल या सेल्फ रूल बन जाता है। और मॉरली जो उन्होंने स्वराज को बताया, तो पॉलिटिकली उन्होंने स्वराज को बताया होम रूल, पॉलिटिकली ये होम रूल है या सेल्फ रूल है, लेकिन मॉरली जब उन्होंने स्वराज की बात की तो उसमें उन्होंने बता दिया, इट इज अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, इट इज अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन ऑफ सेल्फ कंट्रोल विच इज एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग वनस ड्यूटीज, which is essential for performing one's duties, that is swadharma, that is swadharma। जैसे मैंने बता दिया, स्वाधर्म, सेल्फ एंड ड्यूटी, तो वहां पर आपने कुछ ड्यूटीज है, तो पॉलिटिकल फ्रीडम आप अचीव करते हो, लेकिन जब आप मॉरल स्वराज अचीव करते हो, दैट मीन्स यू आर नाउ परफॉर्मिंग ड्यूटीज, यू आर नाउ परफॉर्मिंग ड्यूटीज। और जहां तक एक अंग्रेज जेसी पॉवेल प्रिंस की बात थी, जेसी पॉवेल प्राइस, जेसी पॉवेल प्राइस की बात थी, उन्होंने बोला था, ही वाज नॉट अ हिंदू नेशनलिस्ट नॉर वाज अपोज्ड टू मुस्लिम्स। तो अकॉर्डिंग मे बी ये भी पूछा जाएगा, ये किसने बोला है तिलक के बारे में, ही वाज नॉट अ हिंदू नेशनलिस्ट नॉर वाज अपोज्ड टू मुस्लिम्स, तो जेसी पॉवेल प्राइस, जेसी पॉवेल प्राइस। जेसी पॉवेल प्राइस के मुताबिक न वो हिंदू नेशनलिस्ट था, कट्टर था, और न ही वो अपोजिट टू मुस्लिम्स था। लेकिन जचरियाज जो थे, जचरियाज या जकरियाज जिसको हम बोलते हैं, जकरियाज ने क्या बोला था, ही वाज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ एंटी मुस्लिम रिटेलिएशन। एंटी मुस्लिम रिटेलिएशन का वो स्पोक्स पर्सन था अकॉर्डिंग टू जचरियाज, ZACHARIAS, जचरियाज के मुताबिक वो एंटी मुस्लिम रिटेलिएशन का स्पोक्स पर्सन था। और कुछ लोगों का मानना था, जैसे वैलेंटाइन कायरोल, जिसने इसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का बोला था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, कायरोल ने ही बोला था, इट वाज बिकॉज ऑफ तिलक's ऑर्थोडॉक्सी, ये उसकी कट्टरपंथी का की बर्ताव की वजह से है, इट इज बिकॉज ऑफ हिज ऑर्थोडॉक्सी, मुस्लिम मेंबर्स ऑफ पूना सभा रिजाइंड। जो पूना सभा या पूना कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुस्लिम मेंबर्स जो उसमें हुआ करते थे, जब उन्होंने ऑर्थोडॉक्सी रियलाइज की बाल गंगाधर तिलक की, तो वो उससे रिजाइन हो गए। और जहां तक तिलक की बात है, उसका जो पॉलिटिकल गुरु रहा है, पॉलिटिकल गुरु रादर, पॉलिटिकल गुरु किसका वो रहा है, खुद यानी बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने सर्व किया एज पॉलिटिकल गुरु, मास्टर। किनका मास्टर था वो, किनका गुरु रहा है वो, ही वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ शौकत अली एंड हसरत मोहानी। हसरत मोहानी का नाम तो आपने सुना होगा, उर्दू में शायर थे वो। तो हसरत मोहानी और शौकत अली की जो बात थी, उनका जो पॉलिटिकल गुरु रहा है इंडियन हिस्ट्री में, वो बाल गंगाधर तिलक रहे हैं। और जो हसन इमाम थे, प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे स्पेशल कांग्रेस, हसन इमाम थे प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे कांग्रेस, बॉम्बे स्पेशल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है हसन इमाम, हसन इमाम
यहाँ तक चले गए, इस हद तक चले गए तारीफ करते करते बाल गंगाधर तिलक के, कि उन्होंने यहां तक बोला तिलक इज हिज फादर इन इंडियन पॉलिटिक्स। जहां तक इंडियन पॉलिटिक्स की बात है तो हसरत इमाम जो है, जो प्रेसिडेंट थे बॉम्बे स्पेशल कांग्रेस के, बॉम्बे स्पेशल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हसरत इमाम थे, हसन इमाम ने बोला जो जब वो क्या कर रहे थे, जब वो अप्लाज कर रहे थे, जब वो अप्लाज कर रहे थे, तारीफें कर रहे थे किसके, तिलक के, तो उन्होंने यहां तक बोल दिया तिलक इज माई फादर एज फार एज इंडियन पॉलिटिक्स इज कंसर्न। ये किसने बोला, हसन इमाम ने। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे स्पेशल कांग्रेस, और तिलक रहा है पॉलिटिकल गुरु ऑफ शौकत अली एंड हसरत मोहानी। लेकिन स्वराज के बारे में उन्होंने ये भी बता दिया, इट इज अवर एम बट इट इज नॉट द हाइट, इट इज नॉट द फाउंडेशन, इट इज फाउंडेशन नॉट हाइट, इट इज फाउंडेशन नॉट हाइट। तो ये माइलस्टोन है, बेसिक स्टोन है, लेकिन ये मंजिल नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, ये हाइट नहीं है, ये हाइट नहीं है। हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी की ये फाउंडेशन है। स्वराज इज फाउंडेशन बट इट इज नॉट इट्स हाइट, इट इज नॉट इट्स हाइट। जहां तक तिलक की बात है, तिलक को बोला जाता है ही वाज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जैसे मैंने बता दिया रिसरेक्शन इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी ने तिलक के बारे में बोला है ही इज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने बोला फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। तो तिलक के बारे में तीन चीज है, नेहरू ने बोला फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, और गांधी ने बोला, तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, और गांधी ने क्या बोला, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और वैलेंटाइन कैरोल ने क्या बोला था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये सारी चीजें जो थी, जो इंपॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक के बारे में, वो मैंने आपको बता दी। इसमें इसका फ्रीडम के साथ साथ, स्वराज के साथ साथ बाकी कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाते हैं। और जहां तक बात है, जो दूसरा फिलोसफर हमने जाना है दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का भी हमने स्वराज देखना है, बट वी विल फोकस ऑन हिज अदर आइडियाज एज वेल। और इन जनरल जब हम स्वराज की बात करते हैं तो उसमें सेल्फ रूल ही आता है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जैसे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया में गांधी ने क्या बोला था, गांधी ने ये किसको लकब दिया था, बाल गंगाधर तिलक को। तो उसमें वो स्वराज को बोलता है इट इज बोथ मीन्स एज वेल एज एंड, बोथ मीन्स एज वेल एज एंड। जब वो मीन्स की बात करता है तो मीन्स में होती है आप कौन से जरिए इस्तेमाल करोगे, दैट इज नॉन वायलेंस, दैट इज नॉन वायलेंस है सत्याग्रह। जब स्वराज एंड है तो इसमें क्या है फिर, एंड इज ट्रुथ व्हेन यू विल रीच द डेस्टिनेशन by following the means of non-violence, by following the means of ahimsa, satyagraha, other means of satyagraha, other methods of satyagraha, and you will reach the destination that is truth. तो स्वराज is both means as well as end। तो means में आता है non-violence और end में आता है truth। और जहां तक उसके सत्याग्रह की बात है, इन जनरल मैं बता रहा हूँ, जो सत्याग्रह में उन्होंने टेक्निक्स बताई थी जिसमें नॉन कॉपरेशन आती है, आप कॉपरेट नहीं करते हो, आप फास्टिंग पे चले जाते हो, स्ट्राइक पे चले जाते हो इन द फॉर्म ऑफ फास्टिंग। और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस फॉलो करते हो, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाते हो, या आप हिजरत करते हो, आप माइग्रेशन करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आप पिकेटिंग करते हो, ब्लॉक करते हो। फॉर एग्जांपल अगर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होंगी कहीं पे, आप उनके जो दरवाजे है ब्लॉक करते हो, पिकेटिंग करते हो, या आप बाइकआउट करते हो, प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करते हो, स्वदेशी यूज करते हो, या आप एंड पे नेगोशिएशन यानी कुछ कभी कभार आप बातचीत भी करते हो। लेकिन जो सत्याग्रह है इसके 7 वोव्स है, 7 एरिया, 7 वोव्स इसके क्या है, उसमें जो पहला वो आता है दैट इज ट्रुथ, सत्या। सत्याग्रह खुद कहता है होल्डिंग ऑन द ट्रुथ। तो ये जो ट्रुथ है इसमें सत्या है, 7 वोव्स में से एक वो सत्या है या ट्रुथ है। ट्रुथ कहाँ पे है, ट्रुथ इन थॉट्स, ट्रुथ इन एक्शंस, ट्रुथ इन स्पीच। गॉड इज ट्रुथ, ऑल एक्टिविटीज मस्ट रिवॉल्व अराउंड ट्रुथ। आपका जो मकसद है ये हमेशा सच्चा होना चाहिए। और दूसरी जो इसमें वो है ऑफ सत्याग्रह दैट इज अहिंसा, दैट इज लव। अहिंसा और लव दैट इज सफरिंग, एंडलेस पेशेंस। आप खुद सफर कर रहे हो किसी और के लिए, किसी और के लिए, तो आप सब्र से बालातर हो जाते हो, एंडलेस पेशेंस दिखाते हो, हद से ज्यादा सब्र दिखाते हो, सेल्फ सफरिंग करते हो ताकि दूसरे को फायदा पहुंचे। दैट इज अहिंसा, लव, ब्रह्मचार्य, यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल लव। या अस्वादा, अस्वादा में होता है जो आपका एपिटाइट है, ईटिंग हैबिट्स आपके हैं वो कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल ऑफ पैलेट, कंट्रोल ऑफ पैलेट। दूसरा एक और चीज इसमें आती है, वो 5वीं चीज क्या है, दैट इज नॉन स्टीलिंग। आप स्टीलिंग नहीं करो, नॉन स्टीलिंग।
और छठी चीज जो आती है दैट इज नॉन पोजेशन। नॉन पोजेशन दैट इज प्रॉपर्टी। तो आप प्रॉपर्टी को स्टोर नहीं करोगे। और इसके लिए आगे गांधी ने बोला था ट्रस्टी। क्या आप जिसको जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना ले लो, उतना खर्च करो, लेकिन जो आप हद से ज्यादा आपके पास है उसको आप ट्रस्टी रखो। ये सोसाइटी में कभी कभार दूसरों के काम आ सकता है। तो ट्रस्टी, या हम यहाँ कह सकते हैं नॉन पोजेशन दैट इज प्रॉपर्टी, उसके बारे में उन्होंने बोला था इसको स्टोर मत किया करो, बस उतना ही रखो अपने पास जितना आपको रिक्वायरमेंट है। बाकी जो आप रखते हो वो एज ए ट्रस्टी रहेगा, सोसाइटी में वो काम आएगा। इसके अलावा उसने आखिरी जो वो बोला था सत्याग्रह में दैट वाज फेयरलेसनेस, फ्रीडम फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ फेयर्स, चाहे वो एक्सटर्नल फेयर हो किसी भी की तरह के, वो फेयरलेसनेस आप में होनी चाहिए। आप स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको किसी का डर खौफ नहीं होना चाहिए। और जहां तक रूल्स फॉर सत्याग्रही क्या होने चाहिए, जो लोग सत्याग्रह में आएंगे, सत्याग्रही कौन से असूल फॉलो करेंगे। नंबर 1, वो नाराज नहीं होनी चाहिए, उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए। नो एंगर शुड बी देयर एज फार एज सत्याग्रहीज इंडिविजुअल लेवल इज कंसर्न। ही शुड नॉट इंसल्ट हिज अपोनेंट। भले ही कितना बुरा भला कहे उसका अपोनेंट, लेकिन वो उसको कभी यहां से इंसल्ट नहीं करेगा और वो उसको टॉलरेट करेगा। तो नंबर 1 रूल जो सत्याग्रही के लिए है, नो एंगर। नंबर 2, नेवर इंसल्ट द अपोनेंट। नंबर 3, ही विल टॉलरेट द अपोनेंट। नंबर 4, नेवर रिटेलिएट। वो यहां से कोई भी एक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, रिटेलिएशन नहीं दिखाएगा। और आखिरी जो इसमें रूल है सत्याग्रही के लिए दैट इज वॉलंटरी सबमिट टू अरेस्ट। वॉलंटरी सबमिट टू अरेस्ट। और जहां तक गांधी की बात है, गांधी ने स्वराज के बारे में, हिंद स्वराज जो उन्होंने बुक दी थी 1909 में, उसमें उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया था स्वराज। और वहां जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने 2 डायमेंशनल वे में बोला था, सेल्फ रूल फॉर इंडिपेंडेंट नेशन एंड सेल्फ रूल फॉर द इंडिविजुअल। सेल्फ रूल फॉर द इंडिपेंडेंट नेशन एंड सेल्फ रूल फॉर द इंडिविजुअल। और जहां तक इस उस हिंद स्वराज में जो गांधी ने बोला था ये स्वराज, तो जो स्वराज और सेल्फ रूल फॉर द इंडिपेंडेंट नेशन या सेल्फ रूल फॉर द इंडिविजुअल, तो दैट मीन्स बाय द सेल्फ रूल ऑफ द फर्स्ट काइंड, गांधी ने उसमें क्या बोला था, जो ये सेल्फ रूल फॉर द इंडिपेंडेंट नेशन है उसमें गांधी ने क्या बोला था, इंडिपेंडेंस शुड बी सोशल, इट शुड बी पॉलिटिकल, इट शुड बी मॉरल, इट शुड बी इकोनॉमिक। तो जहां तक पॉलिटिकल फ्रीडम की बात है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात है, दैट मीन्स रिमूविंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश आर्मी फ्रॉम हियर। ब्रिटिश आर्मी आप यहां से निकालेंगे इन एवरी शेप एंड फॉर्म। इकोनॉमिक में आप ये कह सकते हैं जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट का इंटरफेयर रहता है इकोनॉमिक सेक्टर में, वो भी मुकम्मल तौर पे आप निकालेंगे। और जो जहां तक बात है मॉरल फ्रीडम की बात है, तो मॉरल फ्रीडम में वो बताता है फ्रीडम फ्रॉम आर्मड डिफेंस फोर्सेस, यानी फ्रीडम में आप हम्बलेस्ट मस्ट फील इक्वल टू द टॉलेस्ट। तो उसने अपने फ्रीडम में स्वराज में बोला था ये जो सेल्फ रूल फॉर द इंडिपेंडेंट नेशन है, सेल्फ रूल में इसमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी होगी, इसमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी होगी, इसमें मॉरल इंडिपेंडेंस भी होगी। और जहां तक एलिमेंट्स ऑफ स्वराज की बात है, अकॉर्डिंग टू गांधी, बाय स्वराज गांधी जी मेंट सेल्फ गवर्नमेंट। तो स्वराज के मुताबिक गांधी जी ने क्या बोला है, इट इज सेल्फ गवर्नमेंट। तो गांधी जी ने एज पर स्वराज क्या बोला था, इट इज सेल्फ गवर्नमेंट। इट वॉज नॉट मेयरली टू गेटिंग रिड ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन। सिर्फ ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन से आप आजादी हासिल नहीं करोगे, उससे सिर्फ छुटकारा नहीं हासिल करोगे, बल्कि इट्स एन ऑलराउंड अवेकनिंग। इसमें ऑलराउंड अवेकनिंग आ जाती है, चाहे चाहे वो सोशल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो या मॉरल लेवल पे हो। दैट इज वाई गांधी सेड स्वराज वॉज नॉट मेयरली अ पोलिटिकल अवेकनिंग बट एन ऑलराउंड अवेकनिंग। उसमें उस ऑलराउंड में क्या आता है, उसमें सोशल भी आता है, सोशल अवेकनिंग, मॉरल अवेकनिंग, एजुकेशनल अवेकनिंग या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल अवेकनिंग। तो ऑलराउंड अवेकनिंग होती है इस स्वराज में। और जहां तक इन ब्रीफ ही मेंट बाय स्वराज, स्वराज से क्या ताल्लुक है, अ मूवमेंट ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ हिज कंट्री। अ मूवमेंट ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ हिज कंट्री। सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ हिज कंट्री में वो खुद उनकी जो बेस होनी चाहिए वो ट्रू पे होनी चाहिए, ट्रुथ पे होनी चाहिए। सो इट इज सेल्फ रूल, सेल्फ रेस्ट्रेंट शुड बी देयर एंड कुड बी इक्वेटेड विद सॉल्वेशन। तो अगर ये सेल्फ रूल है तो वहां हम सेल्फ रेस्ट्रेंट्स रखेंगे। और उन्होंने अपने इस स्वराज को किस कंसेप्ट के साथ जोड़ा, सर्वोदया के साथ जोड़ा। तो ही लिंक्ड स्वराज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदया। सर्वोदया क्या है, सबका भला, दैट इज वेलफेयर ऑफ ऑल। तो वेलफेयर ऑफ ऑल में वो बताता है गांधीन कंसेप्ट ऑफ सर्वोदया एंड विसेगड विद द वेलबींग ऑफ ऑल, वेलबींग ओरिएंटेशन ऑल, और हम कह सकते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट हो, किसी भी फेथ से हो, हमने वहां पर उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, वेलफेयर ऑफ ऑल करना है। वेलफेयर स्टेट
की तरह। तो रामराज्य में वो बिलीव करता था, ही फर्मली बिलीव्ड इन हिज रामराज्य। और उन्होंने बोला जो रामराज्य है ये कैसे मतलब रियलाइज हो सकती है, सेल्फलेस। जब सेल्फलेसनेस होगी, फियरलेस लोग होंगे, सेल्फ सफरिंग वाले लोग होंगे, दैट इज ट्रू स्वराज, दैट इज ट्रू स्वराज, दैट इज ट्रू स्वराज। जब लोग फियरलेस होंगे, सेल्फलेस होंगे, जब उनके सेल्फ मोटिवेशन नहीं होंगे, सेल्फ ये कुछ नहीं होंगे इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, जब वो खुद को सेल्फ सफर में डालेंगे, तब जाके वो अटेनमेंट ऑफ ट्रू स्वराज हो जाता है। तो स्वराज को उन्होंने एक्सटेंड किया था सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ में नहीं, बल्कि इकोनॉमिक लाइफ में भी, इंडिविजुअल लाइफ में भी, और एजुकेशनल सेक्टर में भी, और सोशल मॉरल फील्ड में भी। तो स्वराज के बारे में उन्होंने बोला था, इट इज बोथ मीन्स एज वेल एज एंड। स्वराज के बारे में गांधी ने बोला था, इट इज बोथ मीन्स एज वेल एज एंड। जैसे मैंने आपको मीन्स में बता दिया, ये कौन से मीन्स है जिनसे आप स्वराज की जानिब बढ़ रहे हो। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस जो एक कॉपरेशन आती है, जो एक टेक्निक आती है सत्याग्रह की। तो स्वराज जब हम कहते हैं इट इज अ मीन्स एज वेल एज एंड, तो मीन्स में नॉन वायलेंस आती है। और जहां तक एंड की बात है, इट इज एंड इज ट्रुथ, इट इज एंड इज ट्रुथ। सो जब हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू गांधी स्वराज इज बोथ मीन्स एज वेल एज एंड, दैट मीन्स स्वराज वाज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। स्वराज वाज द एज अ मीन्स, स्वराज वाज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, एंड एज एन एंड इट वाज ट्रुथ, एज एन एंड इट वाज ट्रुथ। इसके अलावा उन्होंने इस बात पे स्ट्रेस किया है, डेमोक्रेसी पे स्ट्रेस किया है। स्मॉल बॉडी ऑफ इलेक्टर्स होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पंचायत। जैसे हम कहते हैं जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है, इंडियन स्टेट ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो वो आर्टिकल आता है ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, वो गांधी ने बोला था। वो गांधी ने बोला था, दैट इज वाई जब हम डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को डिवाइड करते हैं तो वो एक गांधीन प्रिंसिपल बन जाती है। तो वो पंचायत के बारे में उन्होंने विलेज लेवल पे बोला था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर फॉर स्प्रेडिंग डेमोक्रेसी इन ऑल डायरेक्शंस एट लोकल लेवल, फॉर फ्लंग एरियाज से लेके ऊपर लेवल, ऊपरी वाली जो लेवल्स ऑफ पावर है वहां तक जब आप ये डिसेंट्रलाइजेशन करते हो या जो डेमोक्रेसी फैलाते हो ग्रास रूट लेवल, दैट इज जो पंचायत से लेके ऊपर तक गांधी ने कॉन्सेप्ट दिया था ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का। और इसका मतलब यही है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर फॉर स्प्रेडिंग डेमोक्रेसी इन ऑल डायरेक्शन। और जहां तक गांधी की गांधीयन व्यूज ऑन डेमोक्रेसी की बात है, उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बोला था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुड बी देयर। नंबर 1 उन्होंने यही बोला था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, राइट्स होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल होनी चाहिए विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा उन्होंने ही वाज द ट्रू फर्म बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस। सेक्युलर सिस्टम को उन्होंने ग्लोरीफाई किया था, क्योंकि उन्होंने रिलीजन के बारे में बोला था, इट इज अ पर्सनल मैटर, इट इज अ परमानेंट एलिमेंट बट इट इज पर्सनल, इट इज पर्सनल मैटर, पर्सनल मैटर है लेकिन ये परमानेंट एलिमेंट है। तो सेक्युलर सिस्टम को उन्होंने ग्लोरीफाई किया था। सेल्फ गवर्निंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो गांधी ने फेडरलिज्म के बोला था सेल्फ गवर्निंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेल्फ रूल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट एट द ग्रास रूट लेवल इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। या उन्होंने बोला था जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन को भी उन्होंने किसके साथ जोड़ा था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ। तो ये कुछ चीजें हैं जो गांधी ने अपनी डेमोक्रेसी में बोला था। इसके अलावा गांधी ने ट्रस्टीशिप का भी जिक्र किया था। तो ट्रस्टीशिप में जैसे मैंने आपको बोला था, आपको जितनी जरूरत है उतना आप ले सकते हो, उतना आप खर्च कर सकते हो, लेकिन जो बाकी बचता है तो वो आप कैसे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रस्टीशिप के बारे में बोला था गांधी ने, इट इज द सोल्यूशन टू द कैपिटल लेबर कॉन्फ्लिक्ट। कैपिटल लेबर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका जो सोल्यूशन है वो ट्रस्टीशिप है, बेस्ड ऑन फर्स्ट वर्स ऑफ उपनिषदास। जो फर्स्ट वर्स है उपनिषदास की, दैट डिमांड सरेंडरिंग ऑल टू गॉड। आप सब कुछ दे रहे हो भगवान की राह में, सरेंडरिंग एवरीथिंग टू गॉड, सरेंडरिंग ऑल टू गॉड, एंड वी यूज इट टू द एक्सटेंट वी रिक्वायर। हम सब इसको हवाले करते हैं, लेकिन जितना हमें चाहे उतना हम खर्च करते हैं, बाकी जिसको जितना चाहे वो उससे ले सकते हैं। दैट इज ट्रस्टी, दैट इज ट्रस्टी। तो जहां तक सत्याग्रह में मैंने आपको बोला था, चाहे वो नॉन कॉपरेशन की बात हो, सिविल डिसोबीडियंस की बात हो, या बाकी टेक्निक्स की बात हो, गांधी ने उसमें बोला था जो उसका सत्याग्रह है, दैट इज द कॉन्सेप्ट related to his notion of truth. Gandhi meant by satyagraha a self-love. Self-love उसमें वो बताता है, फॉर एग्जांपल सत्याग्रह में अगर वो नॉन कॉपरेशन की बात करता है, फास्टिंग की बात करता है, सिविल डिसोबीडियंस की बात करता है, हिजरत की बात करता है, पिकेटिंग की बात करता है, सोशल बाइकॉट या नेगोशिएशंस की बात करता है, लेकिन बाय सत्याग्रह ही मेंट लव फोर्स और सूल फोर्स और ट्रुथ फोर्स। लव फोर्स
soul force and truth force. He believed that one's opponent's wrong paths should be mended. जो आपका opponent है उसकी जो wrong paths those could be mended only by love and non-violence. वही मैंने बोला था जो रूल है सत्याग्रही के लिए वो यही है, यू विल नेवर इंसल्ट द अपोनेंट. भले ही वो आपको कितना बुरा भला कहे, यू विल टॉलरेट हिम. दैट इज व्हाई हिज रॉन्ग पाथ्स would only be mended by love, by non-violence. पावर के बारे में गांधी ने बोला था, it should be conceived as a means to maximize the welfare of the people. पावर किस लिए आप यूज करोगे? To promote the welfare of the people, not to exploit the people, but to promote the welfare of the people. और जहां तक एक पैसिव रेजिस्टेंस है और एक सत्याग्रह है, तो पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह के बीच क्या फर्क है? फॉर एग्जांपल जो पैसिव रेजिस्टेंस है उसको बोला जाता है ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव आइडेंटिटी है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ वीक है, और जो सत्याग्रह है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रांग है. तो पैसिव रेजिस्टेंस वीक इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव होती है, और जहां तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ये सत्याग्रह जो है दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रांग एंड दैट इज आल्सो पॉजिटिव. इसके अलावा जो पैसिव रेजिस्टेंस है उसमें एक फैक्टर रहता है दैट इज जेलसी. उसमें जेलसी रहती है, लेकिन जहां तक सत्याग्रह की बात है वहां सेल्फ लव आता है, वहां लव आता है क्योंकि आप बाकी गलत तरीके अपोनेंट्स के मेंड करते हो थ्रू लव. तो पैसिव रेजिस्टेंस में जेलसी आती है, लेकिन सत्याग्रह में लव आता है. पैसिव रेजिस्टेंस में आप क्या करते हो? यू आर प्रेशरिंग द अपोनेंट to change his ways, to mend his ways. You are pressuring the opponent. But as far as Satyagraha is concerned, you are changing their hearts by love. And as far as passive resistance is concerned, here is compulsion on a person. यहाँ आप compulsion on a person, मजबूर कर देते हो उससे, लेकिन वहां पर क्या करते हो? सत्याग्रही में सेल्फ सफरिंग करते हो, आप खुद फेस करते हो तकलीफ ताकि वो दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे. और यहाँ पर आप कभी कभार वायलेंस यूज करते हो. जो सेल्फ ये है पैसिव रेजिस्टेंस, यहाँ आप कभी कभार वायलेंस यूज करते हो, बट नो यूज ऑफ फोर्स एज फार एज सत्याग्रह इज कंसर्न. तो जहां तक गांधी की बात है तो ट्रस्टीशिप के बारे में आपको बता दिया. इट्स अ सोल्यूशन टू द कैपिटलिस्ट या कैपिटल लेबर कॉन्फ्लिक्ट. ये उपनिषद की फर्स्ट वर्स भी है that demands surrendering all to the God. सब कुछ सरेंडर करते हो गॉड को, and we use it to the extent we require. तो रिलीजन के बारे में उन्होंने बोला था ये प्राइवेट डोमेन में है, लेकिन बट इट्स अ पर्सनल मैटर, बट इट इज अ परमानेंट एलिमेंट. और जहां तक नेशनल लेवल पे उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या बोला था? जो पहली प्रेफरेंस रहेगी वो मदर टंग को रहेगी, लेकिन इंग्लिश ओनली सेकंड ऑप्शनल लैंग्वेज. तो सेकंड लैंग्वेज अगर रहेगी ऑप्शनल के तौर पे तो वो इंग्लिश रहेगी, लेकिन पहली प्रेफरेंस किसको रहेगी? मदर टंग को. और जहां तक ऑप्शनल लैंग्वेज जो सेकंड रहेगी वो इंग्लिश की बात है, वो कहां पर रहेगी? दैट टू एट द यूनिवर्सिटी लेवल बट नॉट इन द स्कूल्स. तो स्कूल्स में उन्होंने सिर्फ मदर टंग को स्ट्रेस किया था. और जहां तक सत्या की बात है, सत्या स्टैंड्स फॉर ट्रुथ एंड अग्रह स्टैंड्स फॉर इंसिस्टेंस. और जहां तक गांधी की बात है, गांधी जैसे उसका जो सफर रहा है 1888 में वो चले गए थे, ब्रिटिश चले गए थे या रिटर्न आ गए एज अ बैरिस्टर इन 1891. और 1893 में उसके बाद उनको एक केस लड़ना पड़ा. 22 ईयर्स तक वो केस चलता रहा साउथ अफ्रीका में. दैट मीन्स जब वो ब्रिटिश में चले गए 1888 में, 1891 में वापस आ गए, तो 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले गए 22 साल तक, 1915 तक. वहां कुछ केस था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन या पासिस फॉर इंडियंस जो थे उनका वो केस था. वहां पर इमिग्रेशन कुछ केसेस थे या नॉन क्रिश्चियन इंडियन मैरिजेस, उसमें बहुत सारी वो इश्यूज थे. तो वहां 22 साल उन्होंने साउथ अफ्रीका में गुजारे. उसके बाद जब गांधी आ गए रिटर्न, तो 1915 में वो आ गए रिटर्न टू इंडिया इन 1915. लेकिन यहाँ पर सबसे पहला प्रोग्राम जो उन्होंने स्टार्ट किया था दैट वाज चंपारण सत्याग्रह इन बिहार अगेंस्ट तीन खातिया सिस्टम जो बिहार में उन्होंने स्टार्ट किया था सत्याग्रह 1917 में, दैट इज नोन एज चंपारण सत्याग्रह. 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह उन्होंने किया था, जहां पर वर्कर्स और मिल ओनर के बीच डिस्प्यूट था. अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद सत्याग्रह उन्होंने 1918 में स्टार्ट किया था. और जहां तक 1918 में एक और सत्याग्रह हुई थी गुजरात में, दैट इज नोन एज खेड़ा सत्याग्रह.
दैट इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रॉप्स। तो 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह बिहार में किया था। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में उन्होंने किया था, मिल ओनर्स और वर्कर्स के बीच जो डिस्प्यूट था। और 1918 में ही उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में किया था ड्यू टू दी फेलियर ऑफ क्रॉप्स। और महात्मा गांधी को बहुत सारे पर्सन्स ने डिफरेंट तरीके से जिक्र किया है, यूज किया है। फॉर एग्जांपल महात्मा, उसको लकब दिया टैगोर ने 1917 में। तो टैगोर कॉल्ड गांधी एज महात्मा इन 1917। या उसको जो कबाइलीज थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में, जिसमें पिशावर आ जाता है, तो 1930 में उन्होंने गांधी को क्या लकब दिया था, मलंग बाबा या नंगा फकीर उनको बोला था। या जहां तक विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, 1931 में विंस्टन चर्चिल ने गांधी को क्या बोला था, इंडियन बोला था। या इसके अलावा उन्होंने ट्रेटर फकीर बोला था, ट्रेटर फकीर या इंडियन गांधी को विंस्टन चर्चिल ने 1931 में बोला था। या फ्रैंक मोरिस जो थे, फ्रैंक मोरिस ने गांधी को बोला था हाफ नेकेड सेंट 1931 में, हाफ नेकेड सेंट फ्रैंक मोरिस ने गांधी को बोला था। या राष्ट्रपिता गांधी को बोला था, यानी बापू किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में। और जहां तक गांधी के पॉलिटिकल गुरुज की बात है, पॉलिटिकल गुरु उसके कौन रहे जिनसे वो इन्फ्लुएंस हुआ है, उसमें आता है जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव देसाई जो उसके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं। तो पॉलिटिकल गुरु। और जहां तक इन्फ्लुएंस्ड बाय, गांधी किन से इन्फ्लुएंस हुआ, जॉन रस्किन अनटू द लास्ट, जॉन रस्किन की जो अनटू द लास्ट है उससे गांधी इन्फ्लुएंस हुआ। लियो टॉलस्टॉय की जो ग्लिम्प्सेस इन ब्रीफ व्हाट टू डू, ग्लिम्प्सेस इन ब्रीफ व्हाट टू डू, जॉन रस्किन की लियो टॉलस्टॉय की जो है, लियो टॉलस्टॉय की ग्लिम्प्सेस इन ब्रीफ व्हाट टू डू, उससे गांधी इन्फ्लुएंस हुए। जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट, उससे गांधी इन्फ्लुएंस हुए। किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, थियोरो के ऐसे जो हैं, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, थियोरोज ऐसे, या एमरसन, बाइबल, गीता, या उसकी जो मदर थी, या गोखले या बाल गंगाधर तिलक, इन सभी पर्सनालिटी से गांधी जो है वो इन्फ्लुएंस हुए। एक बार फिर आई एम रिपीटिंग दिस, थियोरीज एसेज, एमरसन, बाइबल, गीता, गांधीज मदर, गोखले एंड बाल गंगाधर तिलक और अदर पर्सनालिटीज अलॉन्ग विद जॉन रस्किन एंड लियो टॉलस्टॉय, जिनकी वजह से गांधी इन्फ्लुएंस हुआ। और गांधी की जो मेन वर्कस रही है उसमें हिंद स्वराज आती है 1909 में, और माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो ऑटोबायोग्राफी है 1927 में। और जहां तक गांधी एडिटर रहा है, वो किन का एडिटर रहा है, इंडियन ओपिनियन 1903 टू 1915, इंडियन ओपिनियन का वो एडिटर रहा है। और इंडियन ओपिनियन जो 1903 टू 1915 आ रहा था वो 4 लैंग्वेजेस में आता था, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती एंड तामिली। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और तामिली में इंडियन ओपिनियन आता था। और गांधी एडिटर रहा है हरिजन का, हरिजन जो 1919 से 1931 तक रहा है, वो 3 लैंग्वेजेस में आता था, इंग्लिश, गुजराती और हिंदी में। और जहां तक यंग इंडिया की बात है, यंग इंडिया का एडिटर गांधी रहा है 1933 से 1942 तक, वो इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में आता था, वो इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में आता था। तो जहां तक गांधी के बाकी आइडियाज की बात थी वो सारे ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें उन्होंने ये भी बता दिया था, जैसे हम स्वराज की बात करते थे तो स्वराज इज सेल्फ गवर्नमेंट, नॉट ओनली गेटिंग रीड ऑफ यूके एक्सप्लॉइटेशन, बट इसमें ऑल राउंड अवेकनिंग भी है। जैसे मैंने आपको बता दिया सेल्फ प्यूरिफिकेशन है, इट इज लिंक्ड विद द वेलफेयर ऑफ द ऑल, दैट इज सर्वोदया। तो स्वराज को इन्होंने वहां पर माना मीन्स एज वेल एज एंड, और मीन्स में वो नॉन वायलेंस की बात करता है, और एंड में वो ट्रुथ की बात करता है। ये नॉन वायलेंस क्या होती है, नॉन इंजरी in words and actions, in deeds, that is weapon of the brave, that is the weapon of the brave। और जहां तक सत्याग्रह की बात है, होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ, तो सत्याग्रह में वो ट्रुथ की बात करता है, दैट इज लव फोर्स, सूल फोर्स या ट्रुथ फोर्स। और जहां तक स्वराज और राम राज्य की बात है, दैट इज प्रमोटेड बाय गॉड, दैट इज प्रमोटेड बाय। तो जहां तक बात है सत्याग्रह की, तो सत्याग्रह में वो होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ की बात करता है, उस ट्रुथ में लव फोर्स आता है, सूर फोर्स आता है, ट्रुथ फोर्स आता है। और स्वराज और राम राजा की बात है, दैट इज प्रमोटेड बाय गांधी। तो स्वराजा एंड राम राजा आल्सो प्रमोटेड बाय गांधी। और डिसेंट्रलाइजेशन को भी उन्होंने प्रमोट किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को उन्होंने प्रमोट किया, ट्रस्टीशिप को उन्होंने प्रमोट किया। और उन्होंने नेशनल लेवल पे जो उन्होंने बोला था जो एजुकेशनल करिकुलम रहेगा उसमें जो
लैंग्वेज रहेगी, वो मदर टंग होगी स्कूल्स में इन पर्टिकुलर, लेकिन हायर लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज चाहते हो, तो वो ऑप्शनल होगी एंड दैट विल बी इंग्लिश। दैट विल बी इंग्लिश एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज। इसके अलावा जो पैसिव रेजिस्टेंस है, उनको उसको बिल्कुल अपोजिट किया था गांधी ने, और उन्होंने सपोर्ट किया था सत्याग्रह को। जैसे सत्याग्रह, ये ब्रेव का एक वेपन रहता है, ब्रेव का ये स्ट्रांग और पॉजिटिव कनोटेशन होती है। इसमें आप दूसरे के जो एक्शंस है, हार्ट है, दूसरों को आप मेंड करते हो थ्रू लव, थ्रू लव। उनके माइंड सेट आप चेंज करते हो थ्रू लव, बाय चेंजिंग योर ओन हार्ट्स, बाय फेसिंग सेल्फ सफरिंग। And in satyagrah you are not using any sort of force, you are not using any sort of force. So this was all about Gandhi's conception of Swaraj and other political ideas. And as far as Bal Gangadhar Tilak, उसके भी जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं नेशनल मूवमेंट में, उसकी जो फिलॉसफी रही है, चाहे वो स्वराज की बात थी या बाकी पॉलिटिकल आइडियाज थे, वो भी हमने उनका भी हमने यहाँ पे जिक्र किया है. So that was all about Gandhi as well as Tilak, and tomorrow we will study about the new philosopher.